डैडी, खेत क्या होता है डैडी? डैडी अचकचा गए। बच्चा अगर बेढंगा सवाल ना पूछे तो फिर वो बच्चा ही काहे हुआ? फिर भी इस प्रश्न की कल्पना नहीं की थी डैडी ने। बोले, बेटा जैसे मम्मी बालकनी में रखे गमलों में फूल उगाती है ना, वैसे ही किसान भी जमीन के जिस टुकड़े में गेहूं, चावल और सब्जियां उगाते हैं उसे ही खेत कहते हैं। ओ, ओके, फार्मर। डैडी कुछ कहते कि भीतर से मम्मी ने टोका, अरे भाई चावल नहीं धान उगाते हैं। डैडी तो डैडी थे, भला कैसे दब जाते। बोले, मालूम है, तुम ज्यादा ज्ञान न दो। मम्मी हंस दी और डैडी खिसिया गए। उधर प्रश्नकर्ता हटने दबने झुकने को भैया तैयार ही नहीं। उसने फिर पूछा, खेत कहाँ होता है? डैडी का नाम है सुनील तिवारी। जी हाँ, तिवारी जी है ये। ग्रेटर नोएडा की एक बहुमंजिला इमारत के 10वें तल पर सब परिवार रहते हैं। परिवार में कुल 4 लोग हैं, डैडी, मम्मी और उनके 2 बच्चे। बिटिया 5 साल की है और बेटा 8 का। दोनों बच्चे महंगे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। मम्मी हाउसवाइफ है। नए चलन में इन्हें अब होम मेकर कहा जाने लगा है। डैडी एक उत्तम कंपनी में अति उत्तम अधिकारी हैं और मम्मी का नाम शालिनी है। प्रश्नकर्ता डैडी की लाडली बिटिया श्रेया जी हैं। कोर्स की किताब में कोई चैप्टर खेती किसानी पर आया था, जिसे पढ़कर बिटिया रानी सवाल पर सवाल दागे जा रही थी। खेत उन्होंने कभी देखा नहीं था। कंक्रीट के जिस जंगल में उनका अपार्टमेंट था, उसमें बहुत सारी ऐसी और इमारतें भी थीं। हर बिल्डिंग में कीमती कारों की कतारें थीं। सभी घरों के बच्चे बिल्डिंग में ही नीचे उतरकर खेल लिया करते थे। उन्हें कहीं जाने की जरूरत ना थी। बिल्डिंग में ही जिम, बैडमिंटन, टेनिस कोर्ट और खेलने के दूसरे प्रबंध थे। स्कूल, ट्यूशन, कंप्यूटर गेम्स और मोबाइल फोन के बाद जो थोड़ा बहुत समय बच्चों को कभी मिलता तो ही वे नीचे उतरते। स्कूल आना जाना आरामदेह एसी बस से होता और खरीदारी मॉल में। अपार्टमेंट के अलावा बस या कार की खिड़की से दिखती जिंदगी ही उनके लिए दुनिया थी। ओह वाओ, लुक काउ, दैट्स ग्रेट वाली यह पीढ़ी भी शस्य श्यामलाम भूमि वाले कृषि प्रधान भारत की ही संतान थी। गंगा इनके लिए एक नदी और राम द ग्रेट ऑर्चर्ड एंड किंग। इनमें कोई भावनात्मक नाता बनाने की यह पीढ़ी विवश थी। धर्म के अनेक संस्कार उनके लिए कौतुक थे। नाली में गई गेंद को हाथ से निकालना हो, पतंग लूटना हो और कबड्डी खेलना उनके लिए मानो दूसरे ग्रह की चीजें थी। इसमें बच्चों को भला क्या दोष? सही मायने में तो दोष उनके अभिभावकों का था, जो डरते थे। दोष बेतहाशा बढ़ती आबादी और इसके विकराल दबाव का था, जिसने अच्छे भले लोगों को ऊंची इमारतों के दड़बों में रहने भेज दिया था। वहां जहां ऐश्वर्य के सारे साधन थे, लेकिन खेल का मैदान दुर्लभ था। 100 में 100 नंबर लाने की अंधी अर्थहीन दौड़, एडमिशन की रेस, ट्यूशन के दबाव और माँ बाप की अपेक्षाओं ने बच्चों को मशीन बना छोड़ा था। बच्चे बेचारे क्या करते? वे तो कच्ची माटी होते हैं, जैसे चाहो ढाल लो। दोष तो कुम्हार और राजा का था। बच्चों को रोबोट बनाने वाली शिक्षा प्रणाली का था। अंग्रेजों की यह प्रणाली दशकों से देशी अंग्रेज पैदा करती आ रही थी, जैसे डैडी। अंग्रेजियत के अपने मोह को वो अपना डीएनए बनाने पर तुले थे। खुद तो उन्होंने जीवन भर पिता को बाबूजी कहा, लेकिन अब यह बुरी आदत अपने बच्चों में नहीं डालने चाहते थे। जिस दिन बिटिया प्यार में डैड कह देती तो उनके हृदय में तरंगे उठने लगती। बिटिया जब लड़ियाती, कम ऑन डैड, बी ए स्पोर्ट, तो डैडी का मन मोर हो जाता। डैडी साधारण परिवार में जन्मे थे। बाबा बहुत पहले नौकरी के लिए बांदा का गांव छोड़ शहर आ गए थे। पिता व चाचाओं ने परिश्रम तो बहुत किया,
परंतु साधारण नौकरी ही पा सके। गांव में वैसे भी बहुत कुछ नहीं रह गया था और लखनऊ में मकान बनाने के लिए गांव की थोड़ी सी जमीन 40 बरस पहले ही बिक चुकी थी। जमीन आदमी को जड़ों से जोड़े रखती है। जमीन बिके तो गांव से संपर्क भी छूट गया। लिहाजा डैडी का परिवार पिछली पीढ़ी से पूरा शहरी हो चुका था। डैडी लखनऊ में ही जन्मे और पढ़े थे। मतलब ये कि 2 पीढ़ियों से यह परिवार विशुद्ध शहरी हो चला था, जबकि बच्चों की मम्मी का मायके की तरफ से कन्नौज के अपने गांव से नाता बचा हुआ था। डैडी को अंग्रेजी और अंग्रेजी अंदाज बहुत पसंद आता। वह नव दौलतियों की उस परंपरा से थे जो समोसा भी चम्मच और कांटे से खाती। उन्होंने बच्चों को चीनियों की तरह स्टिक से राइस खाना भी सिखवाया था। दूरदर्शी थे तो सोचते कि बच्चों को बड़े होकर चीन जापान में पढ़ने या नौकरी के लिए जाना पड़ा तो सबके सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा। डैडी खाना ना खाकर डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच लेते थे। देश विदेश से लाए गए अलग अलग डिजाइन के फोक और स्पून उनके फ्लैट की कांच वाली अलमारियों की शोभा थे। पिज्जा, नूडल्स, पास्ता और बिरयानी के आगे बेचारी मुंगौड़ियों, कोफ्तों और फरों की पेश ना चल पाती। मम्मी का कनौजिया मन मचलता रहता, लेकिन अपने सावले अंग्रेज को देख उसे मार ही लेती। भाई मम्मियां होती ही ऐसी हैं। सबके खाने के बाद खाना और सबके मन का खाना खाने वाली मम्मियों की यह आदत जाति, वर्ग, क्षेत्र और काल से परे होती है। माँ, माताजी, अम्मा, मम्मी या मॉम, किसी नाम से पुकारो, अपनी संतान के लिए यह प्रजाति कभी नहीं बदलती। ना ईसा के पहले बदली थी और न प्रलय तक कभी बदलेगी। ऐसे काटा छुरी वाले पापा की परी जब एक मासूम सा सवाल लेकर उनसे मुखातिब हुई तो डैडी गड़बड़ा से गए। एग्रीकल्चर फील्ड, फार्मर, फार्मिंग, कल्टीवेशन, इरिगेशन जैसे कई सुंदर शब्दों के सहारे खेत और खेती को परिभाषित करने का उन्होंने भरपूर प्रयत्न किया, लेकिन हटी बिटिया माने ही ना। उसकी बाल सुलभ जिज्ञासा को डैडी शांत ही नहीं कर पा रहे थे। खेती क्या होती है बेटी को समझा पाने में पापा जी विफल थे। सच तो यह है कि डैडी का किसानी का ज्ञान महज किताबी था। आखिर हार कर पनाह मांगती आंखों से उन्होंने मम्मी की तरफ देखा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे भाई लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दे दो ना, जाओ दिखा लाओ उन्हें खेत एक दिन। बच्चों ने मम्मी की बात लपक ली और नारा बुलंद कर दिया, डैडी खेत चलो, डैडी खेत चलो, डैडी खेत चलो। आसमान से गिरे खजूर को अटके, डैडी बेचारे फंस गए। उधर बच्चे लगे शोर मचाने कि डैडी खेत दिखाने ले जा रहे हैं। मरता क्या ना करता। स्त्री हट तो फिर भी झेल ले कोई, भला बाल हट के आगे किसकी चली है। बच्चों को किसी तरह चुप कराने के बाद डैडी ने मम्मी के साथ मीटिंग की। डैडी को लग रहा था बच्चे मिट्टी और गांव के गंदे माहौल में बीमार हो जाएंगे। मम्मी ने समझाया, कुछ नहीं होगा, तुम चलो तो। फिर यह विकट समस्या भी विचारार्थ प्रस्तुत हुई कि कौन से खेत, खेत है कहां। डैडी के अपार्टमेंट के आसपास तो केवल ऊंची इमारतें थी। खेत दिखाने के लिए उन्हें यमुना एक्सप्रेसवे की ओर जाना होता। वह क्षेत्र कोई बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन मम्मी ने नया मुद्दा उठा दिया कि सड़क से खेत दिखाओगे क्या? सड़क से खेत दिखाओगे क्या? बच्चे क्या तो खेत देखेंगे, क्या तुम उन्हें समझा पाओगे? मम्मी का तर्क था कि जब जा ही रहे हैं तो ठीक से भ्रमण करेंगे। उन्होंने कन्नौज चलने का सुझाव दिया, लेकिन इस बार डैडी अड़ गए। बोले बहुत दूर पड़ेगा। यहां फिर पेच फंसा और रास्ता फिर मम्मी ने ही निकाला। उन्होंने हापुड़ में रहने वाली अपनी पुरानी सहेली को फोन करके पूरा टूर प्लान कर लिया। डैडी कसमसा कर रह गए।
लेकिन बच्चों और बच्चों की मम्मी के आगे उनकी पेशकश ना चली। आखिरकार गुण मंत्रणा के बाद तय पाया गया कि आते संडे पूरा परिवार खेत देखने जाएगा। डैडी को अब काम मिल गया। संडे भी अभी 4 दिन शेष थे, लेकिन दफ्तर के बाद उनका समय खरीदारी में जाने लगा। रोज लिस्ट बनाते, सामान लाते, छाते खरीद के, सैनिटाइजर के ढेर लगा दिए गए। सर्जिकल ग्लव्स भी आए ताकि हाथ के मार्ग से कीटाणु कहीं बच्चों को पकड़ न ले। एलर्जी वाली दवाई भी ले ली गई। कोरोना ने डरा दिया था, लिहाजा डैडी ने अपने मित्र डॉक्टर से परामर्श भी ले ही डाला। जैसे कोई सेनापति युद्ध की तैयारी करता है, वैसे ही डैडी खेत की मिट्टी में धंसने से पहले बच्चों के लिए सुरक्षा उपाय किए जा रहे थे। उनकी पूरी कोशिश यात्रा को गुप्त रखने की थी, लेकिन तैयारियों ने उनकी पोल खोल दी। पहले आसपास बात फैली और फिर उनके अपार्टमेंट में ही रहने वाले किसी विघ्न संतोषी सहकर्मी ने दफ्तर में प्रचार कर डाला। दफ्तर में तो हल्ला मच गया कि डैडी जी गांव जा रहे हैं, डैडी जी गांव जा रहे हैं। दफ्तर में डैडी की छवि हमेशा मिनमिनाने वाले आदमी की थी। जब बाकी लोग लंच में घर की रोटी सब्जी खाते, डैडी फ्रूट्स और ओट्स लेते। कद काठी में सिंगल सिलेंडर और अगरबत्ती के ब्रांड एम्बेसडर डैडी का जोर हेल्थ पर बहुत था। हमेशा हेल्दी फूड खाते और हर डाइट को प्रोटीन और विटामिन से तौलते और घंटे गिनकर सोते। न्यूट्रिशन उनका मनपसंद शब्द था। इसके बाद भी बेचारों को जब तक सर्दी जुकाम लगा ही रहता। मौसम बदला कि डैडी का गला बिगड़ा। ऐसी फूल कुमारी नाजुक बदन कच्ची कली के गांव जाने की खबर अपार्टमेंट और दफ्तर में आग की तरह फैली और फिर हवाओं पर सवार होकर यहां वहां जहां तहां मचल गई। दफ्तर के कुछ लोग डैडी वाले अपार्टमेंट में भी रहते थे। वहां भी चटखारों के साथ 4 शामें बीती। हर आदमी डैडी की मौज लेने पर उतारू। राह चलते लोग बाग पूछ ही लेते, कहाँ की तैयारी है तिवारी जी? कल पूछ चुके थे, पर आज फिर पूछना तो बनता ही था। कोई अधिक ही शेरदिल निकलता तो फरमाइश कर बैठता, अरे भाई गांव से 10 किलो आलू लेते आइएगा, यहाँ वाले बहुत मीठे होते हैं। डैडी जी कुड़कुड़ कर रह जाते। फिर वह मुबारक दिन भी आया। कार में सैनिटाइजर और मास्क भरे गए। बच्चों के लिए हेड शील्ड भी रख ली गई। 2 छाते भी रख लिए गए। गरज यह कि संक्रमण से बचने के सारे अस्त्र शस्त्र कार रूपी तरकश में भर लिए गए। बच्चे उत्साहित थे, जबकि मम्मी शांतचित्त पिकनिक के भाव में थी। तैयारियों के नाम पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। वह तो केवल डैडी को परखती रही थी। नियत दिन डैडी की यह सुसज्जित सेना जब घर से निकली तो अड़ोसी पड़ोसी या दुर्लभ दृश्य देखने को जमा हो गए थे। छज्जों से लटके और खिड़कियों से अटके। सबसे निराला डैडी का स्वरूप। घर से जब यह बाका जवान निकला तो अय है क्या आन बान शान थी उसकी, शोभा बरनी न जाए। मुख पर मास्क और सिर पर वह टोपी जो ऑपरेशन के समय डॉक्टर लोग लगाते हैं, और हाथों में ग्लव्स। मास्क तक तो फिर भी गनीमत था, लेकिन बच्चों की टोपी और ग्लव्स पहनाने की जब डैडी ने जिद की तो मम्मी बिगड़ गई। बोली, हम चारों ही तो हैं, इतनी बड़ी है अपनी कार, सीधे से चलो। हमेशा किसी अनजानी बीमारी की आशंका में जीने वाले डैडी मम्मी की घुड़की पाकर चुप हो गए। इसके बाद तो सारा परिवार काली मर्सिडीज में सवार होकर हापुड़ किले चला। कार में इन 4 के अलावा 2 स्टाइलिश बैग भी थे। एक में चिप्स, फल और खाने पीने का सीलबंद रेडीमेड सामान, जबकि दूसरे में पानी की बोतलें। पानी पर डैडी का विशेष जोर रहता था। परिवार को पानी से लगने वाले संक्रमण से बचाने के लिए वह सतर्क रहते थे। चूंकि डैडी सावधान चालक भी थे, इसलिए 1.5 घंटे का सफर उन्होंने 2.25 ही घंटे में तय कर लिया। लगभग 11 बजे यह यात्रा अर्चना त्यागी, पत्नी अविनाश त्यागी निवासी हापुड़ के घर पहुंचकर पूर्ण हो गई।
खुला खुला घर था अर्चना का। पति पत्नी ने आगे बढ़कर अतिथियों का स्वागत किया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, डैडी जी का स्वागत किया। उन्होंने एक बड़े आंगन में ले गए जहां कई सारी खटिया पड़ी थी। सर्दियों के दिन थे, धूप आंगन में मां के आंचल जैसी पसरी हुई थी। मम्मी ने जो खटिया देखी तो फौरन ही एक पर जा फैली। पानी और मिठाई से सबका सत्कार हुआ। डैडी ने बच्चों को मिठाई तो खाने दी, लेकिन पानी अपनी बोतल का ही पिलाया। अविनाश डैडी के साथ बैठे और बच्चे बच्चों में मिल गए। अर्चना अविनाश के 2 प्यापस हो लिया जाए, सबके सामने कह नहीं सकते थे तो मम्मी को मैसेज किया। मम्मी बेफिक्री के उस माहौल में भला कहां मैसेज देखने वाली। आधे घंटे तक जब उन्होंने फोन को हाथ ही नहीं लगाया तो डैडी ने मिस्ड कॉल दी। 2 कोशिशों के बाद आखिरकार मम्मी ने पति देव का संदेश पढ़ा और विचारा। कुछ देर वह अर्चना से बतियाती रही और फिर खेत भ्रमण की चर्चा निकाली। अविनाश तो सबको पैदल ही खेत ले जाना चाहते थे, लेकिन डैडी फैल गए। तब अर्चना ने फौरन पति को गाड़ी निकालने को कहा और 10 मिनट बाद 2 गाड़ियां अविनाश के खेतों की तरफ दौड़ चली। अर्चना की दोनों बिटिया खेत नहीं गई। आंगन, चारपाई, नाद और भूसा अपने ठीक सामने देख विस्मित हुए बच्चों ने अब जो गाड़ी के शीशों से चारों तरफ फैली हरियाली देखी तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई। अर्चना सहेली की ही कार में बैठ गई थी और बड़े ध्यान से उसके पति के हाव भाव को परख रही थी। मुश्किल से 5 मिनट में दोनों कारें अविनाश के खेतों पर जा पहुंची। इतनी ही देर में बच्चे हरियाली के बंधन में बंधने लगे थे और कार रुकते ही वे निकल भागे। क्या ही सुंदर दृश्य था। बच्चों को लग रहा था कि जैसे उनकी किताब से निकलकर कोई सीनरी साकार हो गई हो। भूरी मिट्टी के साथ घुला हरा रंग आकाश की नीलिमा के साथ मिलकर ऐसा नैना अभिराम इंद्रधनुष रच रहा था कि बच्चे ठगे से रह गए। कंप्यूटर, मोबाइल, फोन, मॉल, ऑनलाइन क्लासेस और अपार्टमेंट के अहाते में सिमटी उनकी दुनिया ने जब आंखें खोली तो कुएं के मेढक वाले मुहावरे का अर्थ वे समझने लगे। पिता की अंग्रेजियत मोह के मारे वे बच्चे खेत की मेड़ पर खड़े प्रकृति का सौंदर्य निखर रहे थे। चलती कार की खिड़की से दिखती हरियाली कुछ और होती है और खेतों के बीच में खड़े होकर उनसे छनकर आती हवा का स्पर्श अलग होता है। बच्चे मंत्रमुग्ध थे। डैडी, मम्मी, अर्चना और अविनाश उनके पीछे थे, जबकि दोनों बच्चे छलांगे भर रहे थे। इस खेत से उस खेत, उस खेत से उस खेत, इस मेड़ से उस मेड़। जितनी तेज बच्चे हरकत करते उससे कई गुना अधिक रफ्तार से डैडी का दिल भागने लगता, लेकिन बेचारे मजबूर थे। डैडी अविनाश से पूछ रहे थे कि यह लड़का कौन है। तब बच्चों का भी ध्यान एक युवक की तरफ गया। मिट्टी में सना हुआ युवक 31 बरस का रहा होगा। कुर्ता और पैंट पहने वह एक फावड़े से मिट्टी बराबर निकाल रहा था। पतलून के पांचे उसने घुटने तक चढ़ा लिए थे। यह टोली देखकर वह खड़ा हो गया। अविनाश ने परिचय कराया। ये मेरा भतीजा है सुदीप, हैदराबाद में रहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये आजकल छुट्टियां हुई हैं सो घर आया हुआ है। फिर वह मम्मी की ओर मुड़ते कहने लगे, कोई लड़की बताइए भाई इसके लिए। अब भैया विवाह तो महिलाओं का प्रिय प्रसंग होता है। नाम भर लेने से ही लड़का लड़की की आयु बताओ, रंग रूप, आमदनी और परिवार का लेखा जोखा खुल जाता है। बात यदि बढ़ चुकी है तो कपड़े जेवर का जिक्र आना भी तय ही है। इसी में किसी पुरानी शादी का कोई अप्रिय ढक वाले मुहावरे का अर्थ वे समझने लगे। पिता की अंग्रेजियत मोह के मारे वे बच्चे खेत की मेड़ पर खड़े प्रकृति का सौंदर्य निखर रहे थे। चलती कार की खिड़की से दिखती हरियाली कुछ और होती है और खेतों के बीच में खड़े होकर
उनसे छनकर आती हवा का स्पर्श अलग होता है। बच्चे मंत्रमुग्ध थे। डैडी, मम्मी, अर्चना और अविनाश उनके पीछे थे, जबकि दोनों बच्चे छलांगे भर रहे थे। इस खेत से उस खेत, उस खेत से उस खेत, इस मेड़ से उस मेड़। जितनी तेज बच्चे हरकत करते, उससे कई गुना अधिक रफ्तार से डैडी का दिल भागने लगता, लेकिन बेचारे मजबूर थे। डैडी अविनाश से पूछ रहे थे कि यह लड़का कौन है। तब बच्चों का भी ध्यान एक युवक की तरफ गया। मिट्टी में सना हुआ युवक 31 बरस का रहा होगा। कुर्ता और पैंट पहने वह एक फावड़े से मिट्टी बराबर निकाल रहा था। पतलून के पांचे उसने घुटने तक चढ़ा लिए थे। यह टोली देखकर वह खड़ा हो गया। अविनाश ने परिचय कराया। ये मेरा भतीजा है, सुदीप। हैदराबाद में रहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये। आजकल छुट्टियां हुई हैं, सो घर आया हुआ है। फिर वह मम्मी की ओर मुड़ते कहने लगे, कोई लड़की बताइए भाई इसके लिए। अब भैया विवाह तो महिलाओं का प्रिय प्रसंग होता है। नाम भर लेने से ही लड़का लड़की की आयु बताओ, रंग रूप, आमदनी और परिवार का लेखा जोखा खुल जाता है। बात यदि बढ़ चुकी है तो कपड़े जेवर का जिक्र आना भी तय ही है। इसी में किसी पुरानी शादी का कोई अप्रिय प्रसंग भी खुल सकता है। दोनों महिलाओं को एक बढ़िया विषय मिल गया, तो अर्चना को लेकर मम्मी दूसरी दिशा में बढ़ गई। उधर डैडी थोड़े चिंतित दिख रहे थे। अविनाश ने बच्चों को सुदीप के हवाले कर दिया और बोला, जाओ इन्हें घुमा कर लाओ। डैडी ने जो ये देखा कि एक अनजान आदमी उनके बच्चे को खेत भ्रमण पर ले जा रहा है, तो वो व्यग्र हो उठे। उन्हें इससे मतलब नहीं था कि वह अनजान आदमी अविनाश का भतीजा था। वह भी बच्चों के पीछे चल दिए। पीछे रह गए अविनाश अतिथियों के भोजन का प्रबंध देखने में व्यस्त हो गए। सुदीप और डैडी में नाम मात्र का संवाद हो रहा था, जबकि बच्चों के साथ उसकी पटने लगी थी। और अब बच्चों को भी मजा आने लग गया था। बच्चों के पास अंतहीन प्रश्न थे। यह यात्रा थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि बच्चों को ट्यूबवेल दिख गया। ट्यूबवेल तो जानते ही होंगे आप लोग। पानी की मोटी धार ने बच्चों को बहुत प्रभावित किया। घर का नल वाला पानी उनके डैडी की तरह ही अनुशासन प्रिय था, एकदम समय से आता जाता। इससे उलट खेतों में बरस रहा यह पानी उनकी कल्पना से भी परे था। इधर सुदीप बच्चों से पूछ रहा था, पियोगे पानी? बच्चे हामी भरते कि उससे पहले ही डैडी की मनाही का ऑर्डर आ गया। बच्चे उदास हो गए और इस बार सुदीप ने ध्यान से डैडी को देखा। फिर जाने क्या सोचा उसने कि बच्चों को ट्यूबवेल में नहाने की दावत दे डाली। बच्चे तो गदगद। गांव के बच्चे समझ ही नहीं सकते कि शहराती बच्चों के लिए कुएं या ट्यूबवेल के पानी या चलती नहर में नहाने का रोमांच क्या होता है। गांव के लिए जो नित्य की बात है, शहर वालों के लिए वह साल में एक बार आने वाले बसंत की बहार है। ये बच्चे तो वैसे भी एक सुपर सिटी से आए थे और एक नाजुक मिजाज डैडी की संतान थे। उधर जो डैडी पानी नहीं पी रहे थे, वह भला नहाने क्या देते। उन्होंने बहाना मारा, नहाओगे तो कपड़े क्या पहनोगे, कपड़े तो लाए नहीं हो। अपनी ओर से यह अकाट्य तर्क देखकर डैडी खुश थे कि बच्चों को गंदे पानी में नहाने से बचा लिया। लेकिन वारी मम्मी बच्चों का शोर सुनकर वह भी निकट आ गई। डैडी की यह खुशी उनसे सहन न हुई। बिना कुछ बोले वह कार तक गई और जब लौटी तो हाथ में बच्चों के कपड़े और तौलिए थे। डैडी चुप। बच्चे खिल उठे। मम्मी ने अर्चना को आंख मारी और दो सहेलियों की इस गुप्त क्रिया को डैडी देख ना सके। अब इसके बाद का हाल क्या सुनाया जाए। बच्चों ने तबीयत से फिर जो स्नान किया, मानो कि पितृपक्ष चल रहा होता तो पुरखे तृप्ति ही हो जाते। उनका कलरव आसमान फाड़े दे रहा था। सर्दी थी, परंतु खिली धूप में बच्चों को जेठ के जल का आनंद मिल रहा था। वो कूद फान मचाई उन्होंने
और वो सेल्फियां ली कि पूछो ना। डैडी बेताब हो रहे थे और उधर मम्मी डैडी को अकेले छोड़ अर्चना के साथ फिर सरक ली। अब खेत में बच्चे, सुदीप और डैडी। खैर राम राम करते बच्चों का स्नान निपटा तो डैडी को चैन आया। बच्चों के कपड़े पहनते ही सुदीप ने फिर उन्हें लपक लिया, फिर खुरपी, फावड़ा, कुदाल और हल दिखाए और उनका उपयोग समझाया। खेत में काम करने वाले दिखाए और उनके साथ फोटो भी उतरवाई। उन्होंने बताया कि कैसे बैलों की जगह अब ट्रैक्टर ने ले ली है। बच्चे सरसों में घुसे तो निकलने को तैयार ही नहीं। डैडी बच्चों के पीछे लगे लगे थक चुके थे। एक जगह सुस्ताने बैठे तो उनकी आंख बचाकर सुदीप बच्चों को भैंस का ताजा निकला दूध पिलवा लाया। घर में दूध के नाम पर 1000 मुंह बनाने वाले बच्चे एक सांस में पाव पाव भर दूध खींच गए और यह उन्हें ठंडी बोतलों से बेहतर लगा। पहली बार माटी का मोल जान रहे थे वे। उनके अपार्टमेंट में तो यह सब एक महंगा पत्थर लगा हुआ था। उन्हें इतना आनंद पहले कभी नहीं आया था। वे और घूमते कि तब तक अविनाश पहुंच गए। वह सबको खाने के लिए बुलाने लाए थे। डैडी को अचरज हुआ कि खाने के लिए बच्चे दौड़ गए। घर में तो उन्हें 10 बार बुलाना पड़ता है। सभी लोग ट्यूबवेल के पास पहुंचे तो वहां मम्मी और अर्चना पहले से बैठी थी। मम्मी ने डैडी को देखा मगर कुछ बोली नहीं। वह तो बच्चों के धूप से लाल चेहरे देखने हाल थी। ट्यूबवेल के पास ही दरिया बिछाकर खाना खाने लग गई। खाना एकदम देसी। अविनाश ने खाना खेत में ही बनवाया था। आहा, चूल्हे की पकी पकी मोटी रोटी, आलू का भरता, आलू गोभी मटर की सब्जी, टमाटर की लटपटी चटनी, अरहर की सोंधी सोंधी दाल और घर के बने भांति भांति के अचार। पापा जब तक चम्मच ढूंढते बच्चे खाने पर टूट चुके थे। सिंक से चावल के दाने बिनने में दक्ष बच्चों ने पंजे के जौहर दिखा दिए थे। वो लंबे लंबे हाथ दिखाए कि राम जाने। बड़ी वीरता पूर्वक उन्होंने भोजन किया। खाना खत्म हुआ तो गाजर की खीर आ गई। बच्चों ने वह भी तड़ से निपटा डाली। डैडी अधिकतर समय चुप ही रहे, लेकिन जब बेटे ने गगनभेदी ध्वनि करते हुए डकार मारी तो उन्होंने आंखें तरेरी। बेटा हंस दिया। खाने के बाद बातों का सिलसिला फिर चल निकला। इधर बड़े बातों में लगे तो बच्चे फिर खेतों में दौड़ चले। डैडी कलप कर रह गए पर बेचारे कुछ कर न पाए। किसी तरह घड़ी में 5 बजे तो डैडी ने लौटने की घोषणा की। फिर भी निकलते निकलते घंटा और लग ही गया। असल में मम्मी और अर्चना की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी और बच्चे बेमन से गाड़ी में बैठे थे। मम्मी ने अर्चना को गले लगाया, अविनाश से मजाक किया और सुदीप ने पांव छुए तो उसे आशीर्वाद दिया। अर्चना ने गाड़ी में घर का बना सिरका, गुड़, हापुड़ की मशहूर खुरचन, गजक और अचार रख दिए थे और अविनाश ने इधर आलू, मूली, गाजर और सरसों का तेल रखवा दिया था। डैडी नाना करते रह गए। पूरी गाड़ी सिरके की महक से गमगमा रही थी। डैडी ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो मम्मी की आंखें सजल थी। अविनाश, अर्चना और सुदीप बड़ी देर तक उन्हें हाथ हिलाते रहे। मम्मी भी उन्हीं की तरफ देख रही थी। बच्चे ऐसे भाव में थे जैसे उनका नैहर छूटा जा रहा हो। वे बार बार अगली छुट्टियों में हापुड़ लौटने की बात कर रहे थे। लौटते हुए डैडी चुप चुप से थे। मम्मी ने ही, बच्चों ने यह बात महसूस की। किसी भी बात का जवाब हाँ में ही दे रहे थे। थोड़े ही देर में दिन भर घूमकर, नहाकर और खाकर अघाए बच्चे कार में लुढ़क गए। बच्चों को सोता और डैडी को खामोश देख मम्मी ने भी आंखें बंद कर ली। थक तो वो भी गई थी। डैडी चुपचाप गाड़ी चलाते रहे और जाने क्या सोचते रहे। यूं ही गाड़ी दौड़ती रही कि करीब घंटे भर बाद डैडी ने कार सड़क किनारे लगा ली और मम्मी को उठाया। मम्मी ने आंख खोली तो देखा गाड़ी एक बढ़िया से ढाबे पर खड़ी थी। मम्मी की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि डैडी और ढाबा असंभव।
डैडी ढाबे वाले जीव तो नहीं थे। उन्हें तो कोरोना से पहले भी हर जगह कीटाणु दिखते थे, और अब तो खैर उनके दिमाग पर वायरस ही चढ़ा हुआ था। मम्मी तब और अचरज में पड़ी थी जब डैडी उनसे पहले कार से निकलकर ढाबे की एक कुर्सी घसीट कर बैठ गए। मम्मी पहुंची तो उन्हें भी बैठने को कहा और फिर ढाबे वाले को 2 चाय बोली। मम्मी तो मानो कुर्सी से गिर ही जाएंगी। बोली, तुम चाय पियोगे यहां? उत्तर मिला, क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है भला? मम्मी का जवाब भी तैयार था। कहने लगी, मुझे काहे दिक्कत होने लगी, मुझे तो यहीं का खाना अच्छा लगता है। तुम अपनी देखो जो एसी से निकलते नहीं हो, आज तक तो बैठे नहीं ढाबे में। इस बार पति का जो जवाब आया उसने पत्नी को लाजवाब कर दिया। डैडी बोले, सच बताओ, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सका ना? मम्मी अचकचा गई। कहने लगी, कैसी बात करते हो, ऐसा क्यों सोचते हो? इतने अच्छे हो तुम, इतनी चिंता करते हो हम सबकी, और कैसे खुश रखा जाता है भला? डैडी पत्नी की बात सुन नहीं रहे थे। वह चुप रहे, फिर चाय खत्म की और उठ लिए। मम्मी उठना नहीं चाहती थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो बात चली है वह खत्म होनी चाहिए, पर डैडी जब कार में ही बैठ गए तो उन्हें भी उठना पड़ा। इसके बाद पूरा रास्ता चुप ही कटा। बच्चे थोड़ी देर बाद जग गए तो फिर उनसे बात होने लगी। कार से घर तक अगले दिन भी बच्चों ने न केवल खेत घूमने की बातें की, बेटे ने इसी विषय पर एक छोटा सा निबंध भी लिख डाला। 3-4 दिन ऐसे ही चला। डैडी गुमसुम रहते, पत्नी परेशान रहती। कुछ पूछती तो डैडी बोलते ही नहीं। इतना अंतर अवश्य आया था कि अब वह पहले की तरह खाने को लेकर पिनपिनाते नहीं थे, जो मिला खा लेते। एक दिन पत्नी किचन में जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी। डैडी पहुंच गए। उन्होंने गैस का चूल्हा बंद कर दिया और पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे में ले आए। पत्नी चकित कहती रह गई, तुम्हें देर हो जाएगी, तुम्हें देर हो जाएगी, पर डैडी माने ही नहीं। बोले, आज दफ्तर नहीं जा रहा। पत्नी पर जैसे आश्चर्य का पहाड़ टूट पड़ा। उधर डैडी ने पत्नी को बेड पर बिठाया और खुद कुर्सी पर बैठ गए और बड़े निरीह भाव से बोले, तुम ही नहीं, बच्चे भी नहीं हैं खुश मेरे साथ। तब मम्मी को लगा कि मामला थोड़ा गंभीर हो चला है। उन्होंने डैडी का हाथ पकड़ लिया और फिर बोली, क्या हो गया है तुम्हें? रात तो अच्छे भले थे। डैडी की आंखें गीली थी। मम्मी द्रवित हो गई, समझ गई कि कुछ गड़ गया है पति के दिल में। फिर देखा पति अपने आप ही बोलने लगे। उस दिन हापुड़ में सुदीप के साथ देखा मैंने बच्चों को। इतना वह मेरे साथ कभी नहीं हंसे। महंगी से महंगी चीजें लाकर दी मैंने, और उस समय जब बच्चे हंसते तो मैं समझता खुशी उतनी ही होती है। महंगे होटलों में खाना खिलाता और तुम लोग को हंसते तो समझता इसी को खुशी कहते हैं। 50 लाख की कार ले ली, 2 लाख की टीवी और 1.5 लाख का फोन ले लिया। कीमती आईपैड भी खरीदे, लैपटॉप लिए और समझता रहा कि यही होती है खुशी। नामी स्कूलों में बच्चों को एडमिशन दिलाया, तुम्हारे लिए कभी चेन लाया, कभी हार खरीदा, समझा इसी में है खुशी। बहुत गलत था मैं, बहुत गलत था मैं, और बहुत गलत किया मैंने। मम्मी समझदार थी। पति की भीगी आंखों ने उन्हें पहले तो हिला दिया, लेकिन अब जो सुना तो फिर बोलने दिया। इतना बोलने के बाद पति चुप हुए तो पूछ बैठी, हम तब खुश नहीं थे तो अब खुश हैं, यह कैसे लगा? तुमने जब अविनाश से मजाक किया तो मुझे लगा वर्षों हो गए, ऐसे तो तुमने मुझे कभी देखकर नहीं हंसा। तुम अर्चना के साथ कितनी मगन लग रही थी। बच्चे पहली बार मिले थे सुदीप से, लेकिन ऐसे हिल मिल गए जैसे जाने कब से जानते हो उसे। मिट्टी की में गिर कर भी हंसने वाले अपने बच्चे मैंने पहली बार देखे थे। जानती हो,
सुदीप जब उन्हें दूध पिलाने ले गया था तो मैं सोया नहीं था। मैं जान गया था, लेकिन बच्चों को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। वे मेरे बच्चे थे, लेकिन मुझसे छुपाकर किसी दूसरे के साथ मुझसे दूर जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि मैंने उन्हें सुविधाएं दी, पर उनका मन नहीं पढ़ सका। जीवन का अर्थ ही नहीं समझा। पैसे को सब कुछ मान बैठा। जिन बच्चों के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, वही मेरी आंखें बचाकर घूमने निकल गए। जानती हो, जब से लौटा हूं हापुड़ से, बाबूजी बहुत याद आते हैं। अपना बचपन बहुत याद आता है। कितने अभाव में थे तब जीवन में, लेकिन बहुत प्यार था आपस में। खुशी का अर्थ ही नहीं समझ सका मैं। नकली को असली मान बैठा था। आखिर क्या होती है ये खुशी? क्या होती है ये खुशी? धीर गंभीर स्वर में पूछा मम्मी ने। नहीं जानता मैं, पर इतना जान गया हूं कि इसकी कोई परिभाषा नहीं होती। मम्मी बोली, अच्छा सुनो मेरी बात। उस स्वर में जाने क्या था कि पापा पत्नी का चेहरा देखने लग गए। उन्हें वहां एक मित्र दिखाई दे रहा था। पत्नी कह रही थी कि नकली दुनिया से बाहर आ जाओ सुनील। पापा अचकचा गए, फिर भी बोले नहीं, जबकि पत्नी ने गति पकड़ी। जो तुम करते थे, हम उसमें खुश थे। आखिर कौन कर पाता है इतना? कठिन तपस्या की है तुमने, जीवन में तब पहुंचे हो यहां तक। मुझे गर्व है कि हमारा यह ऐश्वर्य तुम्हारे पुरुषार्थ के बल पर है, बेमायनी से कमाया कोई धन नहीं। तुम्हारे जैसी मेहनत कितने लोग भला कर पाते हैं। अपनी कंपनी के लिए दिन भर जुटे रहते हो तुम। कोई कमी नहीं है तुम्हारे में। बहुत सुख दिया है तुमने हम सबको। बस यह जो तुम दिन भर बच्चों को अंग्रेज बनाने में तुले रहते हो, इस आदत को छोड़ दो सुनील। इतना खाना नाश्ता ले आए थे, लेकिन बच्चों ने चखा भी नहीं। पानी ले गए थे तुम, लेकिन बच्चे ट्यूबवेल का पानी पीकर आए। कोई भाषा बुरी नहीं होती, कोई भोजन बुरा नहीं होता। चीनियों की तरह खाने और बिरयानी पास्ता में कोई बुराई नहीं है। सब खाओ, सब सीखो, सब जियो, लेकिन किसी चीज को अपने पर कभी हावी मत होने दो। तुम जो ये दीवाने हो गए हो अंग्रेजियत के, यह गलत है सुनील। इस हीनता ग्रंथि से निकलो। जो अंग्रेजों का अच्छा मिले तो उसे ग्रहण करो, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन अपनी तरफ भी देखो। अभी घर और बच्चों को तुमने कृत्रिम माहौल दिया हुआ है, उसे खत्म करो। वे पराठे खाना चाहते हैं सुनील, तुम ब्राउन ब्रेड के पीछे पड़े रहते हो। मत करो ऐसा, स्वाभाविक रहो। हमारा डीएनए अलग है, यह हमारी मिट्टी पानी से बना है। इसमें मिलावट करोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना तुमसे। बच्चों ने खेत देखने की फरमाइश की तो मुझे लगा यह अवसर है तुम्हें अपनी जड़ों की पहचान कराने का। सोचो, अगर बच्चे अपने ननिहाल जाते होते तो खेत देखने से वंचित ना रहते। कब से नहीं गए हैं वो। अपने पिता से मिलने तुम लखनऊ भी नहीं गए। कितना काम है तुम्हारे पास कि उनसे मिल ही नहीं पाते, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, जिनके कारण तुम इस धरती पे आए। मत करो ऐसा सुनील। रिश्तों में निवेश करना पड़ता है, रिश्ता निभाना पड़ता है। अपने समय और मन की ऊर्जा देने पर ही संबंधों में ऊष्मा आती है। जानते हो, सुदीप साल में कम से कम 2 बार घर आता है, और आता है, हर दिन कुछ घंटे खेतों में बिताता है, गाय भैंस को चारा पानी करता है। इससे वह छोटा नहीं हो जाता। अविनाश के परिवार में सब ऐसे ही हैं। खुद अविनाश एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी है। घर में पैसा है, लेकिन परिवार से नाता नहीं तोड़ लिया उन्होंने, जमीन नहीं छोड़ दी उन्होंने। तुम भी बच्चों को असली माहौल दो, खुद भी स्वाभाविक रहो और उन्हें भी होने दो। बस यही चाहिए। तुमने अभी खुशी की बात की। हमारी खुशी तुम्हारी खुशी है, और हम सब की खुशी हम सब की खुशी में है। खुशी खरीदी नहीं जा सकती सुनील,
सहज रहो, सरल रहो, तो अपने आप ही खुश रहोगे। डैडी सब सुनते रहे और फिर इतना ही बोले, हमारे जैसे लोगों की कठिनाई यही है कि पहले तो अपने को दुनिया से काट लेते हैं और फिर टेंशन और डिप्रेशन की शिकायत करते हैं। लेखक की इन्हीं पंक्तियों पर मुझे एक कवि की लिखी पंक्तियां याद आ गईं कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर खुद ही फंसता, फिर बेचैन हो जागता न सोता है, फिर बेचैन हो जागता न सोता है। मम्मी चुप रही। उन्हें अच्छा नहीं लगा था डैडी को सुनकर, डैडी को सुनाकर। दिन भर अच्छा रहा मन बोझिल हो गया था। फिर भी उन्हें भीतर कहीं से लग रहा था कि इतना कहा जाना चाहिए था, खासकर डैडी को सुनने के बाद। अब 5वां दिन आ गया। डैडी सुबह उठे तो सीधे किचन में गए। मम्मी चाय बना रही थी। डैडी ने पत्नी का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गए। पलंग पर उन्हें बैठाकर डैडी बोले, सोच रहा हूं एक खेत खरीद लूं। अब बारी थी मम्मी के अवाक होने की। उधर डैडी कहे जा रहे थे, मैंने अविनाश से बात की थी, अभी उसका मैसेज आया है, उनके खेत के बगल में एक टुकड़ा हमें मिल सकता है तो 2 ही बीघे, लेकिन बच्चों और तुम्हारे लिए ले रहा हूं। 2 बीघे में हम अधिक कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन धनिया मूली तो उगा ही सकते हैं ना। महीने में 1 संडे तो वहां जा ही सकते हैं। हाँ, और सुनो, मैंने दफ्तर में 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। बाई रोड चलते हैं, कन्नौज और लखनऊ। बहुत दिन हो गए कहीं ढंग से घूमे हुए।